सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1072 के बारे में। नाउ एज यू नो मांगा पिछले 3 हफ्ते से ब्रेक में था। मुझे याद है लास्ट मांगा रिव्यू मैंने शायद जनवरी के स्टार्टिंग में किया था और तब से ना तो कोई स्पॉइलर ना ही कोई रिलीज डेट के बारे में हमें पता चला था। काफी वेट किया और काफी एक्साइटेड थे बिकॉज गाप शायद एक्शन में दिखने वाला था एंड हम लोग काफी समय से इस मोमेंट का वेट कर रहे थे। बट चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो की काफी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा। बट नॉनदलेस स्टिल चैप्टर में कुछ तो इंटरेस्टिंग बात थी जो की पढ़ के थोड़ा बहुत मजा आया। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रॉक्स पायरेट हियर। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो जेंटली भाई बिना टाइम वेस्ट किए इंट्रो लगा दो यार। तो चैप्टर नंबर 1072 इस चैप्टर का टाइटल है द वेट ऑफ द मेमोरी। सो अगर आप सोच रहे हो कि अगर इस टाइटल का मतलब क्या है, सो एक्चुअली में इस टाइटल में काफी अच्छी चीज छुपी हुई है। हमें आज तक कुमा की रियल एबिलिटीज के बारे में नहीं पता था बट एक्चुअली में ये टाइटल हमें उसी चीज के बारे में थोड़ा हिंट देता है। नाउ एज वी नो मेमोरी, लव, अफेक्शन, सैडनेस, एंगर, इन सब का कोई भी वेट नहीं होता क्योंकि ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। बट कुमा की पावर्स हमें ये सारी चीजों को रियल वर्ल्ड में लाने की एबिलिटी देती है। अभी ये कैसे होता है ये वीडियो में आगे हमें पता चलेगा। खैर बात करें चैप्टर कवर पेज की तो चैप्टर कवर पेज काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है जहाँ पे हम देख सकते हैं क्वीन को जो कि कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, सांजी के बाप हैं जो कि आई थिंक कोई वेपन वगैरह बना रहे हैं और इधर सीजर क्लाउन एक्चुअली में एक डेविल फूड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि भले ही दुनिया इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर रही है जिस तरह से ये इस दुनिया में आई, लेकिन फिर भी ये एक ह्यूमन है और ये एक सक्सेस की बात है। मैं इस चीज को एक्नॉलेज करता हूँ और मैं मानता हूँ कि ये काफी बड़ा स्टेप है वर्ल्ड में शांति की तरफ। तो ये सारे वर्ड्स एक्चुअली में डॉक्टर वेगापंग ने बोला था। चैप्टर का स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो थोड़ा टाइम में हमें पीछे की तरफ दिखाता है। अभी ये किस बारे में बात हो रही थी ये हमें चैप्टर के एंड में पता चलता है। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बोनी नीचे गिर के रोने लगती है और वो बोलती है कि शायद उसे थोड़ी चोट लग गई है। ये देख के वेगापंक उसकी तरफ दौड़ा दौड़ा भागने लगता है। अगले पेज में पता चलता है कि बोनी एक्चुअली में नाटक कर रही थी और वो अपने एज मैनिपुलेशन वाले पावर्स का यूज करके खुद को एक छोटा बच्चा दिखा रही थी। जैसे ही वेगापंक उसके पास पहुंचता है वो वापस से अपने एज को बढ़ा लेती है और वेगापंक के ऊपर अटैक करने लगती है। वेगापंक वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन बोनी अचानक से उसे एक बच्चे में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पे वेगापंक इतना छोटा हो जाता है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है। वो बोलता है यार तुमने मुझे एक बच्चे में कन्वर्ट कर दिया, प्लीज मुझे वापस पहला जैसा कर दो। मेरे पावर्स लिविंग थिंग्स पे हमेशा के लिए काम नहीं करते। तो यहाँ से हमें ये भी चीज पता चलती है कि कैसे बोनी सभी को बच्चों में कन्वर्ट कर दे रही थी और हम ये सोचे थे कि उसकी पावर्स हमेशा ही ऐसी रहती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो किसी लिविंग थिंग के ऊपर अपनी एबिलिटी को यूज करेगी तो वो एक्चुअली में टेम्पररी रहता है, यानी कि कुछ समय के बाद वो आदमी वापस से नॉर्मल एज का हो जाएगा, जो कि एक्चुअली में काफी बड़ा डिफरेंस है अगर हम शिनोबू के फ्रूट से कंपेयर करें, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि उसकी एबिलिटी लोगों को परमानेंटली बड़ा कर सकती है, जो कि ऑब्वियस है बिकॉज शिनोबू का जो डेविल फ्रूट है यानी कि जुकु जुकु नो मी यानी कि राइप फ्रूट, ये एक्चुअली में चीजों की एज बढ़ाता है एंड इसकी पावर्स लिविंग थिंग्स पर भी परमानेंटली रहती हैं। इसके बाद बोनी आके वेगापंक से बोलती है कि तुमने बताया था कि कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से तुमने मेरे बाप को मार डाला, जल्दी से बताओ वो रीजन क्या था, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। इस पे वेगापंक बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें वो रीजन बता दिया तो वो तुम्हें और भी ज्यादा हर्ट कर सकता है। मैंने कुमा से प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका ये सीक्रेट तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। बैकग्राउंड के एक सीन में हम देख सकते हैं कि कुमा इस समय रेड लाइन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पिछले चैप्टर में वो रेड लाइन पे क्रैश किया था, अभी वो ऊपर चढ़कर मेरी जॉयस पे जाना चाह रहा है एंड उसको देख के सभी लोग वहाँ पर डर गए हैं। बोनी यहाँ पर वेगापंक से बोलती है तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि आखिर तुमने मेरे बाप को क्यों मारा? तुम्हें क्या लगता है मैं कल ही पैदा हुई थी? मुझसे बकचोदी करना बंद करो। जैसे वेगापंक उसको बोलता है देखो मैं तुम्हें चूतिया बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। और अपनी जान देने का डिसीजन उसका खुद का था, उसने अपनी किस्मत खुद चूज की थी। जिसपे बोनी उसको बोलती है कि तुम चूतिया बनाना बंद करो, मेरे बाप कभी भी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। इस पे वेगापंक बोलता है मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही है, मैं रोज यही सोचता हूँ कि काश मैं उस पूरे इंसिडेंट को भूल पाऊँ। कुमा एक बहुत ही अच्छा आदमी है और मैं हमेशा ही प्राउड फील करता हूँ कि वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, लेकिन बोनी तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। ये चीज सुन के बोनी उसको जमीन पर पटक देती है और बोलती है कि मुंह खोल अपना, मैं अपनी आंखें बंद करके तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगी। इस पे वेगापंक अपने छोटे होने का फायदा उठा के बोलता है कि ये तो चाइल्ड अब्यूज है। तभी बोनी का पीछे एक दरवाजे पे ध्यान जाता है और वो उस तरफ बढ़ने लगती है। ये चीज देख के वेगापंक की गांड फट जाती है और वो बोलता है कि रुको, उस दरवाजे की तरफ मत जाना और इसका कुमा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बोनी उसकी बात नहीं मानती और वो वहाँ पर जाती है और तभी हम अगले पैनल में देखते हैं कि एक्चुअली में उस दरवाजे पे कुमा का जो हाथ का निशान है वो बना हुआ है। ये चीज देख के बोनी उस दरवाजे का कंट्रोल तोड़ देती है और वो दरवाजा खुल जाता है। उसके अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा बबल होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जोरो को पेन का बबल दिखा था। ये बबल देख के बोनी चौंक जाती है और वेगापंक को एक पुराना सीन
याद आता है। एक फ्लैशबैक सीन चालू होता है जहाँ पे इस समय कुमा और वेगापंक बैठे होते हैं। वेगापंक कुमा को बता रहा होता है कि एक साइंटिस्ट है वेस्ट ब्लू में जिसने ये बताया था कि जब एक इंसान मरता है तो उसकी बॉडी से 21 ग्राम वेट कम हो जाता है, और यहाँ से उसने ये अंदाजा लगाया था कि ये एक्चुअली में वेट ऑफ सोल हो सकता है, यानी कि जब एक इंसान मरता है तो उसके अंदर से उसकी आत्मा निकल जाती है जिसकी वजह से 21 ग्राम कम हो जाता है। और ऐसा हर इंसान के साथ होता है, इसीलिए ये थ्योरी बनाई गई कि एक्चुअली में सोल एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल उसी तरह से कुमा तुम्हारी पावर्स किसी भी ऐसी चीज को फिजिकल फॉर्म दे सकती है जिसको छुआ नहीं जा सकता, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम उन चीजों को दूसरों को भी दे सकते हो। ये हमारे बॉडी के नर्व सिग्नल्स का बिल्कुल एक वायरलेस ट्रांसमिशन हो सकता है। यहाँ पे वेगापंक कुमा को बताता है कि उसका प्लान कुछ ऐसा है कि वो सोच रहा है कि किसी तरह से हर टाइप के नर्वस सिग्नल्स को किसी दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर किया जा सके, जैसे कि इमेजिनेशन, मेमोरीज। अगर इन सभी चीजों को फिजिकल फॉर्म दे दे तो क्या पता इन चीजों को हम दूसरे के ब्रेन में भी डाल पाए। इस पे कुमा बोलता है तो तुम चाहते हो कि मैं अपनी मेमोरीज निकाल के तुम्हें दिखा दूं? पागल हो गए हो क्या? ये बहुत ही पर्सनल चीज है। इस पे वेगापंक चिल्लाते हुए बोलता है कि यार प्लीज मेरी बात मान लो, ये हमारी साइंस को और आगे लेकर जाएगा और ये मैं और किसी को नहीं दिखाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वेगापंक चिल्ला के बोलता है कि बोनी उस बबल को मत छूना। वेगापंक आगे बोलता है कि आई नो तुम्हें अपने बाप के पावर्स के बारे में पता है और उस बबल में पेन के अलावा और कुछ भी नहीं है, वो इतना ज्यादा है कि वो किसी को भी मार सकता है। इसमें बोनी भी बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि मेरी बाप की पावर्स किस तरह से काम करती हैं। अगले दिन में हम देख सकते हैं कि इस समय कुमा के ऊपर बहुत सारे मरीन्स अटैक कर रहे हैं जिसकी वजह से वो रेड लाइन से नीचे गिर गया है। सभी के सभी मरीन्स उसके ऊपर ब्लास्ट कर रहे हैं और खुद को बचाने के लिए वो उनके ऊपर अटैक कर रहा है। कुमा की हालत ऑलरेडी बहुत ही खराब थी और आई डोंट नो वो कितना हैंडल कर पाएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम पहुंचते हैं गेड आइलैंड के लैब में जहाँ पे इस समय नामी वाला ग्रुप बैठा हुआ है, जहाँ पे ये लोग इस बात से तो खुश हैं कि जोरो एंड ब्रुक इस समय शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, लेकिन ये चीज भी देख के उनकी गांड फट गई है कि CP0 और सेराफिम्स उनकी तरफ क्लोज अप कर रहे हैं। बीच में जब उनका प्रोटेक्शन बैरियर डाउन हुआ था तो अचानक से सेराफिम्स भी लैब के आसपास में आ गए थे। अभी यहाँ पर लुची ये सोच रहा है कि जब उसने इन्हें ऑर्डर दिया नहीं तो फिर ये लोग उसके साथ क्यों चल रहे हैं। तो इसके पीछे जो शाका है वो हमें बताता है कि इन सेराफिम्स में खुद की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, यानी कि ये सिचुएशन को देख के ये समझ जाते हैं कि इन्हें आगे क्या करना है। तो इसीलिए इन लोगों ने भी उसी चीज पे फोकस किया कि जैसे ही प्रोटेक्शन बैरियर डाउन हुआ ये तुरंत ही घुस गए। बट अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है CP0 के लिए कि वेगापंक का कमांड इस समय CP0 से ऊपर आता है। तो अगर टाइम रहते वेगापंक ने सेराफिम्स को कमांड दे दिया तो लिटरली मिहोक लेवल के फाइटर्स लुची के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इस काम के लिए एडिसन और लिलिथ आगे निकल जाते हैं। इधर नामी सांजी को भी बोलती है कि तुम भी साथ में जाओ क्योंकि अगर कुछ भी हो गया तो पूरे क्रू पे खतरा हो सकता है। इसके बाद सीन आता है जोरो और ब्रुक का। यहाँ पे ब्रुक पूछता है जोरो से कि आखिर ये कैसा जानवर है। इस पे जोरो बोलता है ये एक जिराफ है, लेकिन पिछली बार जैसा देखा था उससे तो थोड़ा अलग ही लग रहा है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काट के इसका मीट बना के बेचा नहीं ना तो मेरा नाम जोरो नहीं। इस पे काकू बोलता है जोरो हवा में मत उड़ो, बेचोगे तब जब मुझे काट पाओगे। जिस पे जोरो बोलता है रुक बहन के लौड़े को बताता हूँ। इसके बाद जोरो कूद के जाता है काकू के ऊपर अटैक करने, लेकिन काकू उसको इतने जोर से मारता है अपने नोज गन से कि जोरो दूर जाके गिरता है। ये देख के जोरो का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है जब से वाहनों से आया हूँ ना जंगली जानवरों से मेरा पेट भर चुका है। इधर रॉब लुची सेराफिम्स को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से लैब को डिस्ट्रॉय कर दें, और होता भी यही है। सारे के सारे सेराफिम्स मिलके अचानक से पूरे लैब पे हमला कर देते हैं जिसकी वजह से वो लैब लिटरली खत्म हो जाता है। आप ऊपर देख सकते हो कि सेराफिम हॉक ने लिटरली लैब का अपर पार्ट काट दिया है। इधर काकू बहुत खुश है क्योंकि उसको देख के ऐसा लग रहा है कि सेराफिम्स उसका काम कर दे रहे हैं, लेकिन तभी अचानक से काकू के साथ कुछ होता है। हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में स्टशी उसे अचानक से काट लेती है जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। रॉब लुची ये देख के हैरान हो जाता है कि अचानक से काकू कैसे बेहोश हो गया, और वो स्टशी की तरफ देखकर बोलता है क्या कर रही है तू। इस पे स्टशी बोलती है कौन? मैं बस उसे सुला रही थी, क्या तुम भी प्लीज उसके साथ जाके सो जाओगे? मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे बिल्ली के अब सोने का टाइम आ चुका है। उसके बाद लास्ट पैनल में हमें रिवील होता है कि स्टशी और कोई नहीं बल्कि क्लोन है मिस बकिंगहम स्टशी का, जो कि रॉक पायरेट्स की मेंबर हुआ करती थी। मैड साइंटिस्ट की सबसे पहली क्लोन, यूनिट नंबर 1 स्टशी। और लास्ट लाइन ए मिस्टीरियस स्मोक के साथ चैप्टर नंबर 1072 खत्म। अब आप ये सोच रहे होगे कि आखिर ये स्टशी है कौन? तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मिस बकिंगहम स्टशी एक्चुअली में वही है जो खुद को एडवर्ड वीविल की माँ बोलती है और खुद को व्हाइट बेड की गर्लफ्रेंड बताती है। आपने इसको देखा होगा, एक छोटी सी बुढ़िया जो वीविल के साथ घूमती रहती है। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर स्टशी क्यों CP0 के खिलाफ एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे इसका सबसे पॉसिबल आंसर यही है कि ये मैड्स की एक क्लोन है, यानी कि इसकी जो लॉयल्टी है वो वेगापंक के साइड में है। क्योंकि आपने देखा था कि जितने भी सेराफिम वाले क्लोन्स थे इनको भी 5 एल्डर्स के बाद डायरेक्टली वेगापंक ऑर्डर कर सकता है। तो सिमिलर केस स्टशी के साथ भी होगा। भले ही अभी तक वो CP0 की बात मान रही थी, लेकिन जैसे ही वेगापंक उसके पास आया होगा या फिर कोई भी वेगापंक का क्लोन उसके पास आया होगा, अचानक से स्टशी की लॉयल्टी चेंज हो गई। या फिर एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इससे पहले वेगापंक ने जिसको कॉल लगाया था शायद यही वो बंदी थी, जहाँ पे हमें ये बताया जा रहा था कि अगर इस बंदी ने वेगापंक की हेल्प की तो इसकी खुद की एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगी। बट स्टिल वेगापंक ने उसको बोला तो आउट ऑफ द वे जाके इसने उनकी हेल्प की। चलो ये तो ठीक है, बट इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह कि आखिर उन्होंने रॉक पायरेट के एक मेंबर का क्लोन
कैसे बना लिया? तो इसका भी एक पॉसिबल आंसर मुझे यही लगता है कि जब रॉक्स को डिफीट कर दिया गया था तो उनका पायरेट क्यूब पूरी तरह से बिखर गया था, जिसमें से हो सकता है शशि को पकड़ लिया गया हो, क्योंकि उसको इस समय देख के ऐसा ही लगता है कि वो बहुत ढिल्ले टाइप की औरत होगी। उसे जब पकड़ लिया गया था तो उसका एक क्लोन बना दिया गया। अगर काइडो और किंग जैसे बंदे को पकड़ के रखा जा सकता है तो आई डोंट थिंक शशि को पकड़ना उतना हार्ड होगा। लेकिन सिर्फ इसी की वजह से एक ह्यूज डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज खुल जाती है। सबसे पहली चीज, क्या रॉक पायरेट्स में से रॉक का भी कोई क्लोन एग्जिस्ट कर सकता है? एंड दूसरी चीज, क्या इस बंदी को रॉक पायरेट्स के पास्ट के बारे में पता होगा? और क्या हमें आगे और भी कुछ देखने को मिल सकता है रॉक पायरेट्स के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट डेवलपमेंट हो सकता है। वैसे अगर मैं बात करूं मांगा की, तो यार मैं सच बताऊं मुझे वो मांगा चैप्टर इतना पसंद नहीं आया। मैंने 3 हफ्ते वेट किया एंड लिटरली कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था इस पूरे के पूरे चैप्टर में। ऐसा पढ़ने में लग रहा था दैट दिस चैप्टर इज अ फिलर चैप्टर। सिर्फ लास्ट पेज का लास्ट पैनल ही इसमें इंटरेस्टिंग था और इसमें कुछ भी नहीं था। जहाँ पे पिछले चैप्टर में हाइप बनाई गई थी कि गार्ब जरा ब्लैकबियर्ड से फाइट करने, और फिर इतना लंबा ब्रेक दे दिया गया था। एंड फिर कंसिडरिंग कि उस चैप्टर के पहले भी 1 हफ्ते का ब्रेक था, सो इट वाज अ रियली वियर्ड चैप्टर कंसिडरिंग कि सो मच ब्रेक इसके पीछे रखा गया था। ठीक है, इसमें कुमा का बैक स्टोरी थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है। अगेन आधे से ज्यादा चैप्टर पूरा का पूरा बोनी को दे दिया गया था। एंड उसका ब्रैटी कैरेक्टर ऑल्दो अच्छा लगता है, बट आधा चैप्टर उसको दे देना और उसको ही झेलना आधे चैप्टर में, उतना मजा नहीं आया मुझे। बट ठीक है, इस चैप्टर ने मेरे मन में क्वेश्चन डाल दिया और मैं उसको जरूर जानना चाहूंगा कि आखिर कुमा ने जो भी किया वो ऐसा क्यों किया, और आखिर क्यों वो अपनी मेमोरीज को बचाकर यहाँ पर रखा हुआ है। हमें ऑलरेडी पता है कि कुमा जो कुछ भी बाहर निकाल सकता है उसे कोई ना कोई इनहेरिट कर सकता है। जैसे जोरो ने लूफी के पेन को इनहेरिट किया था, तो क्या उसने ये चीज सोच के निकाली थी कि उसकी मेमोरीज को भी कोई और इनहेरिट करेगा, या फिर वो खुद ही वापस आएगा और इस मेमोरी को लेगा? एक काफी बड़ा रीजन ऐसा हो सकता है अपनी मेमोरीज को बाहर निकालने का कि उसे कुछ ऐसा पता हो या उसका कोई ऐसा सीक्रेट मिशन हो जो कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को नहीं देना चाहता। नो मैटर वो उसको कितना टॉर्चर करे, वो अपना मुंह कभी ना खोले। शायद इसीलिए उसने अपनी मेमोरीज को बाहर निकाल दिया था। क्या लेट अस सी कि आखिर मांगा कहाँ आगे जाती है और हमें आगे कुमा के बारे में क्या पता चलता है। ओवरऑल मैं इस चैप्टर को रेटिंग देना चाहूंगा 4 आउट ऑफ 10। इसमें कोई खास पैनल्स भी नहीं थे, उतनी कुछ भयंकर स्टोरी भी नहीं थी, एंड ना ही कोई बहुत बढ़िया सा एक्शन। सो आई गेस दैट वाज इट फॉर द रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1072। सो कहते थे मेरी वीडियो ऑन रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1072। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। आई गेस सब्सक्राइब टू आवर सेकंड चैनल टिंकू चैट, जहाँ पे हम गजब के मीम रिव्यूज एंड ओमेगल वीडियोस करते हैं। ऑल्सो माइनक्राफ्ट के भी गेमिंग कभी कभी कर लेते हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर आपको गजब का वन पीस कंटेंट एंजॉय करना है। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।